स्टूडेंट्स, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का जो पहला पार्ट था वो हम अपलोड कर चुके हैं, हम सभी पढ़ चुके हैं। वीडियो चैनल पर मिल जाएगा और इसका हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जो 5वें पैसे से शुरू होगा। इसका हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके बाद फोर्थ 4 पैसेज पढ़ चुके हैं, तो इसके 5वें पैसेज से हमें पढ़ना है। तो चलिए पेज पलटते हैं। यहाँ से हमें पढ़ना है। In 1998, I quoted a line from the country without a post office in an article that touched briefly on Kashmir। तो ये अमिताभ घोष जी कह रहे हैं कि मैंने द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस से एक लाइन कोट किया था, मतलब एक लाइन लिया था अपने एक आर्टिकल में जो कश्मीर को टच करती थी, मतलब जो कश्मीरियत को बताती थी, कश्मीरियों के बारे में बताती थी। At that time, all I knew about Shahid was that he was born Srinagar and had studied in New Delhi। और उस टाइम पर मैं बस यही जानता था कि शाहिद श्रीनगर का I knew about Shahid was that he was from Srinagar and he studied in Delhi। तो उस टाइम पर बस अमिताभ घोष जी यही जानते थे कि शाहिद श्रीनगर का है और वो दिल्ली में पढ़ता था। यही इतना ही जानकारी अमिताभ घोष जी के पास शाहिद के बारे में थी। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। तो वो स्वयं अमिताभ घोष जी स्वयं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहाँ पर थे। बट ऑल्दो आवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड वी हैड नेवर मेट। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर टाइम स्पेंड किए थे, लेकिन हम लोग कभी भी मिले नहीं थे। वी हैड फ्रेंड्स कॉमन हाउएवर एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे जो मित्र थे वो कॉमन थे, मतलब मेरा जो मित्र हो और आप वही मेरा जो मित्र है वही आपका भी मित्र हो, तो वही क्या हो जाते हैं, कॉमन फ्रेंड्स। मतलब मेरा जो दोस्त है आपका दोस्त है, तो कॉमन फ्रेंड्स थे, फिर भी कॉमन फ्रेंड्स थे। एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद। तो एक ने, उसी जो कॉमन फ्रेंड्स था उसी एक फ्रेंड ने शाहिद से अमिताभ घोष को मिलाया। In 1998 and 1999 we had several conversation on the phone and even met a couple of times। तो 1900 कह रहे हैं 1998 से 1999 के बीच में उन्होंने बहुत से बार फ़ोन पर बात किया था और बहुत बार वो मिल चुके थे। कपल ऑफ टाइम्स मतलब 2-4 बार वो मिल भी चुके थे। But we were no more than acquaintance until he moved to Brooklyn the next year। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जान पहचान से ज़्यादा कुछ नहीं थे, मतलब हल्का फुल्का हम लोगों का कांटेक्ट था, आपस में बातचीत होती रहती थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। ब्रुकलिन मूव होने से पहले, मतलब शाहिद जब इंडिया में रहते थे, इससे पहले उनका कुछ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था ब्रुकलिन जाने से पहले। एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ लेते हैं। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड। तो एक बार जब वो ब्रुकलिन मूव किए शाहिद, तो वो दोनों अगले साल जब वो ब्रुकलिन मूव किए तो दोनों अब पड़ोसी बन गए, पास में ही रहने लगे। वी बिगेन टू मीट फॉर ओकेशनल मीन्स एंड क्विकली डिस्कवर दैट वी हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन। तो वो लोग जो है मिलते जुलते लगे, कभी कभार मिलने भी लगे और मील पर खाने के टाइम पर मिलने लगे, मतलब बैठकर खाना पानी खाते थे, पीते थे, टाइम स्पेंड करते थे। एंड क्विकली डिस्कवर्ड, और डिस्कवर मतलब फाउंड, पाया, और जल्द ही उन्हें लगा दैट वी हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन, कि हम दोनों में बहुत सी सारी चीज़ें कॉमन है, मतलब हम लोगों की आदतें, हम लोगों का जो पसंद है नापसंद है, वो सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं।
बाय द टाइम ऑफ द कोर्स शाहिद कंडीशन वाज ऑलरेडी सीरियस। तो अभी तक क्या हो गया था, मतलब इस समय तक क्या हो गया था, जो शाहिद का हेल्थ था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप। लेकिन जो इम्पीड थी, सॉरी, जो इलनेस थी, इलनेस ने उनकी बढ़ती दोस्ती में कोई भी बाधा बन ना सकी। इम्पीड मतलब बाधा, मतलब जो उनकी बीमारी थी उन दोनों के दोस्ती में आ ना सकी, उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव ना पड़ा कि उनकी दोस्ती में दूरियां आ जाएं। We found that we had a huge roster of common friends in India, America and elsewhere। और वो कह रहे हैं, अमिताभ घोष जी कह रहे हैं कि जो हमारे मित्र थे, जो हमारे we found that we had a huge roster of common friends, कि जो हमारे मित्रों की रोस्टर थी, एक लंबी जो सूची थी, वो कॉमन थी, मतलब जो उनके दोस्त हों मेरे भी दोस्त थे, वो चाहे इंडिया में रह रहे हों, अमेरिका में या किसी और जगह पे, इन सारी जगहों पर रहने वाले जो दोस्त थे वो सारे क्या थे, कॉमन ही थे। जो अमिताभ घोष का जो अमिताभ घोष जी का मित्र था वो शाहिद जी का भी मित्र था। कह रहे हैं बी डिस्कवर्ड ए शेयर्ड लव ऑफ रोगन जोश, रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार, ए म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट एंड इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स। तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों का जो इंटरेस्ट था, मतलब इन दोनों को रोगन जोश, रोशन आरा बेगम, किशोर कुमार पसंद थे, और प्लस इन लोगों को मुंबई की जो फिल्में थी, मतलब बॉलीवुड की जो फिल्में थी उनको पसंद थी, लेकिन इन लोगों को क्रिकेट में रुचि नहीं थी, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज ऑफ शाहिद कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रेवल एक्सचेंजर हैड ए स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी। तो वो कह रहे हैं कि शाहिद का जो कंडीशन था, जो उसकी हालत थी, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसी वजह से इनकी जो छोटी से छोटी मुलाकात होती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती थी। ट्राइवल एक्सचेंजेस मतलब छोटी से छोटी मुलाकात, वैसे ट्राइवल मतलब होता है तुच्छ या नगण्य। लिखा है द इनएस्केपेबल पॉइगनेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट फूड एंड हाफ फॉरगेटन फिगर फ्रॉम द पार्ट विद ए मैन हु न्यू हिमसेल्फ टू बी डाइंग। तो ये इनएस्केपेबल मतलब होता है अनिवार्य, और पॉइगनेंस मतलब होता है मार्मिक। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये दोनों पास्ट में बीते हुए जो आधे भूले हुए जो लोग थे, जिनके बारे में ये आधा भूल चुके थे, और जो थोड़ा बहुत याद थे, उनके बारे में सोचते हुए, भोजन के बारे में सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा मार्मिक हो जाते हैं। और ये लोग उस आदमी से बात कर रहे थे, यानी अमिताभ घोष उस आदमी से बात कर रहे थे जो आदमी हु न्यू हिमसेल्फ टू बी डाइंग, जो खुद जानता था कि वो मरने वाले हैं, फिर भी ये पास्ट की बातों को सोच कर एंजॉय कर रहे थे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। was multiplied in this instant by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as friend। तो और इनकी जो दोस्ती थी और भी ज़्यादा गहरी हो गई जब इन्हें पता चला, बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वाज आल्सो पोएट। जब उन्हें पता चला, मतलब इन अमिताभ घोष और उसके बाद शाहिद की दोस्ती और गहरी बन गई, वाज मल्टीप्लाइड और गहरी बन गई जब उन्हें पता चला कि जो शाहिद हैं ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी बड़े पोएट हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट भी, काफ़ी ज़्यादा ग्रेटनेस भी अपने लाइफ में एज ए पोएट प्राप्त कर ली है। परहैप्स द ओनली सच दैट आई शैल एवर नो एज ए फ्रेंड। तो शायद एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अमिताभ घोष जी अपना मित्र कह सकेंगे कि वो मेरा मित्र था।
तो हमारा 5वां पैसेज पूरा होता है। अब चलिए 6वें पैसेज की तरफ चलते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे। वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता हु आल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन ज्वाइंड अस फॉर लंच। तो एक दोपहर को क्या होता है, एक राइटर होती हैं जिनका नाम होता है सुकेतु मेहता। सुकेता फिर भी अच्छा नाम है, सुकेतु मेहता, चलिए कोई बात नहीं। सुकेतु मेहता जो जो ब्रुकलिन में ही रहती हैं, वो क्या करती हैं, इनको लंच के लिए ज्वाइन करते हैं, मतलब लंच के टाइम में आती हैं। टुगेदर बी हैज़ ए प्लान फॉर एन अड्डा। तो एक अड्डा के लिए वो लोग प्लान बनाते हैं। हैज मतलब होता है एक सेक्रेट प्लान बनाना। अड्डा मतलब क्या होता है, बाय डेफिनेशन ए गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा अदर देन कॉन्विवियलिटी। तो अड्डा का मतलब क्या होता है, ऐसी गैदरिंग जिसका कोई एजेंडा ना हो, हाँ, और सिर्फ वो क्या करने के लिए, अदर देन कॉन्विवियलिटी मतलब सिर्फ मौज मस्ती के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जाए, उसी को बोलते हैं अड्डा। तो ये लोग क्या बनाते हैं, एक अड्डा बनाते हैं जिसका मतलब होता है सिर्फ मौज मस्ती के लिए कोई प्रोग्राम बनाना, ना कि किसी एजेंडे के लिए। तो ऐसा ये लोग प्लान बनाते हैं मौज मस्ती के लिए। शाहिद वाज इंथुजियास्ट एंड ही बिगेन टू मीट रेगुलरली फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस। तो जो शाहिद था वो काफ़ी मौज मस्ती, काफ़ी उत्साही व्यक्ति था, और वो एंड ही बी बिगेन टू मीट रेगुलर। तो इन लोगों ने अड्डा के लिए जो एजेंडा बनाया था मौज मस्ती के लिए, तो उस उद्देश्य में ये लोग क्या करने लगे, रेगुलर मिलने लगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस। तो समय समय पर और सारे राइटर्स भी आ जाया करते थे। ऑन वन ओकेशन ए क्रू अराइव्ड विद ए टेलीविज़न कैमरा। तो इसी ओकेशन पर, ऐसे ही ये लोग अड्डा के लिए सारे राइटर्स इकट्ठा हुए थे, बस अचानक क्या होता है, टेलीविज़न कैमरा वाले आ जाते हैं, मतलब आप बोल सकते हो मीडिया वाले आ जाते हैं। शाहिद वाज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट। पुट आउट मतलब वैसे होता है बुझाना या फिर बेचैन होना, घबराना। तो शाहिद कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा भी घबराता नहीं था, बेचैन नहीं होता था। आई एम सो सेमलेस आई जस्ट लव द कैमरा। और वो अमिताभ घोष कहते हैं कि वो कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा सेमलेस हूँ। सेमलेस मतलब जिसको शर्म ना आए, मतलब उसे शर्म नहीं आती थी कैमरे के सामने आना। आई जस्ट लव द कैमरा। और वो कैमरे को काफ़ी ज़्यादा चाहता था, कैमरे में आना, कैमरे के सामने काम करना बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद था। शाहिद हैड ए सॉर्चरर एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मंडेन इनटू द मैजिकल। तो सॉर्चरर्स मतलब होता है जादूगर। तो शाहिद के पास जादूगर वाली एबिलिटी थी, योग्यता थी, टू ट्रांसम्यूट मतलब चेंज करने की, बदल देने की, द मंडेन इनटू द मैजिकल। मंडेन मतलब होता है साधारण चीज़ें, मतलब साधारण चीज़ों को भी जादुई चीज़ में बदल देने वाली जादूगरी शाहिद के अंदर थी। वंस आई अकम्पनीड इकबाल हिज ब्रदर एंड हिना हिज सिस्टर ऑन ट्रिप टू फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल। तो एक बार क्या होता है, ये यानी अमिताभ घोष और उनके भाई, शाहिद का भाई इकबाल और उनकी बहन हिना, ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनको लेने के लिए हॉस्पिटल पर जाते हैं। दिस वाज ऑन 21 मई। और ये डेट क्या था, 21 मई का दिन था। बाय दैट टाइम वी हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशन। तो उस टाइम तक ही हैड, उन्हें बहुत सारे अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुके थे, मतलब ऑपरेशन तो हुए थे ठीक करने के लिए, लेकिन वो सारे ऑपरेशन असफल हुए थे, सफल ऑपरेशन नहीं हो पाया था। नाउ ही वाज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो ए सर्जिकल प्रोसीजर। तो अभी वो वापस सर्जिकल प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटल में गए थे। दैट वाज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन। तो जिसका उद्देश्य था कि उनके दिमाग के प्रेशर को कम किया जाए।
His head was shaved and the shape of tumor was visible upon his bare scalp. तो उनका जो उनका जो हेड था वो शेव्ड था, मतलब उनके सर पर बाल नहीं थे। एंड द शेप ऑफ ट्यूमर, और जो ट्यूमर का जो गांठ का शेप था, आकार था, वाज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्कैल्प। तो उनकी जो खोपड़ी, नंगी खोपड़ी थी, मतलब जो टकला आप बोल सकते हैं था, उस पर वो क्लियर विजिबल था, दिखाई दे सकता था। इट्स एजेस आउटलाइंड बाय मेटल सूचेस। तो इनकी जो आउटलाइन थी, मतलब इनके जो किनारे थे, वो टाँके लगे हुए थे, मेटल के टाँके लगे हुए थे। When it was time to leave the ward, a blue uniformed hospital escort arrived with a wheelchair. तो जब इनको लीव करने का समय आ गया, मतलब हॉस्पिटल को लीव करके वापस आने का समय हो गया, तो एक ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल स्कॉट, मतलब हॉस्पिटल का एक कर्मचारी ब्लू यूनिफॉर्म के साथ वहाँ पर व्हीलचेयर के साथ आया। शाहिद बेब्ड him away, declaring that he was strong enough to walk out of the hospital on his own. तो उसे मना करके वापस भेज दिया शाहिद ने, ये डिक्लेयर करते हुए कि उनके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा शक्ति है कि वो हॉस्पिटल से खुद चलकर वापस अपने घर जा सकते हैं, या उनको सवारी लेनी है तो ले सकते हैं। But he was groggier than he had thought, uh, and his knees buckled after no more than a few steps. लेकिन वो ग्रॉगियर मतलब होता है वैसे मतवाला, आप यहाँ से बोल सकते हैं कि कमज़ोर। तो जो उन्होंने सोचा था, ही हैड था, जो उन्होंने सोचा था मतलब उससे भी ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुके थे। एंड हिज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर दैन स्टेप्स, और उनकी जो नीज थे, घुटने थे, वो बेंड हो गए कुछ ही स्टेप्स जाने के बाद, मतलब थोड़ी दूर वो चले, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ ना सके। इकबाल बेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंक बैक द व्हील चेयर वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर। तो इकबाल दौड़कर वापस व्हील चेयर लाने को गया और ये लोग वहीं कॉरिडोर में खड़े रहे। इकबाल लेने गया, यानी उनकी बहन हिना, और उसके बाद अमिताभ घोष वहीं खड़े रहे। होल्डिंग अपराइट, तो उनको सीधा पकड़े हुए, मतलब उनको पकड़ के खड़े रहे हिना और अमिताभ घोष शाहिद को। एट दैट मोमेंट लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल, तो उस पल जब दीवार के सहारे, हॉस्पिटल के दीवार के सहारे खड़े होते हैं शाहिद, एक काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेड ऑन हिम, तो उनके ऊपर एक उत्साह की भावना आ जाती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रैप्चर मतलब आप बोल सकते हैं जोश, उत्साह। व्हेन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न विद द व्हील चेयर, तो जब हॉस्पिटल का कर्मचारी व्हील चेयर के साथ वापस आता है, शाहिद गेम ही में बीमिंग स्माइल, तो काफ़ी चमक वाली स्माइल देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से मुस्कुराते हैं। एंड आस्क वेयर ही वाज फ्रॉम, और पूछते हैं तुम कहाँ से हो। इक्वाडोर द मैन सेड, तो मैन बोलता है, यानी जो कर्मचारी होता है वो बोलता है इक्वाडोर से हूँ। एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली टुगेदर, और क्या शाहिद क्या करते हैं, ये बात सुनकर अपने हाथों से खुशीपूर्वक ताली बजाते हैं। स्पेनिश, ही क्राइड, वो चिल्लाते हैं, स्पेनिश, तुम स्पेन से हो, स्पेनिश हो। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी फुल आवाज़ में तेज़ी से वो बोलते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लोरका। गार्सिया लोरका को पढ़ने के लिए शाहिद जी स्पेनिश सीखना चाहते थे। तो हमने पढ़ लिया 6वां पैसेज, अब चलिए 7वें पैसेज की तरफ चलते हैं। शाहिद ग्रीगेरियसनेस हैड नो लिमिट। ग्रीगेरियसनेस मतलब होता है महफिल प्रेमी या फिर मिलनसार व्यक्ति। तो महफिल प्रेमी होने की कोई लिमिट नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा महफिल पसंद था शाहिद को। देयर वॉज नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वॉज नॉट ए पार्टी इन हिज लिविंग रूम। तो कोई भी ऐसी शाम नहीं होती थी जो उनके लिविंग रूम में
उनके बैठक में पार्टी ना हो। आई लव इट दैट सो मेनी पीपल आर हियर। तो वो कहते हैं ही टोल्ड मी वंस, तो उन्होंने एक बार मेरे से बोला। कौन बोल रहा है? अमिताभ घोष जी बोल रहे हैं कि शाहिद जी ने उन्हें एक बार बोला कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यार आता है कि मेरे यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर ऑलवेज फूड। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ इतने लोग आए हैं और सब लोग कुछ खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लिखा है आगे, आई लव दिस स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी। और ये जो फेस्टिविटी मतलब जो ये स्पिरिट होता है, यानी जो ये माहौल होता है, फेस्टिविटी मतलब उत्साह और उसके बाद एक फेस्टिवल वाला जो माहौल होता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो समय है उदास होने का या फिर परेशान होने का, टेंशन होने का, वो है ही नहीं। हिज अपार्टमेंट वाज स्पेसियस एंड एरी स्प्लिट लेवल। तो उनका जो अपार्टमेंट था, उनका जो कमरा था, किनका, शाहिद जी का, वो काफ़ी स्पेसियस था, काफ़ी बड़ा था और एरी था, हवादार था। ऑन द 7th फ्लोर ऑफ न्यूली रेनोवेटेड बिल्डिंग। और वो कहाँ था? उनका जो अपार्टमेंट था, जो कमरा था, वो एक रेनोवेटेड मतलब मरम्मत की गई बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर था। There was a caverns on the top floor and a wide terrace that provided magnificent view of Manhattan skyline. तो उनके देयर वाज ए केवनेस स्टडी मतलब एक गुफे के नुमे जैसा एक स्टडी रूम था उनके अपार्टमेंट में। हाँ, एंड वाइड टेरेस, और एक लंबा सा छज्जा भी था, छत था। हाँ, दैट प्रोवाइडेड ए मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द मैनहट्टन स्काईलाइन। तो जो मैनहट्टन की जो स्काईलाइन थी, मतलब जो आकाश था, उसका एक सुंदर व्यू, मैग्निफिसेंट, एक काफ़ी अच्छा नज़ारा प्रस्तुत करता था। अक्रॉस द ईस्ट रिवर तक। शाहिद लव्ड द व्यू ऑफ ब्रुकलिन waterfront sleeping like a ghat into the east river under the glittering lights of Manhattan। तो शाहिद को काफ़ी ज़्यादा पसंद था ब्रुकलिन का जो व्यू था, जिसमें जलीय तट के ऊपर नदी का घाट बना हुआ था। वो व्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और मैनहट्टन में जो घर थे, उनकी जो लाइट्स थी, चमचमा रही थी, ग्लिटरिंग कर रही थी, वो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो दोस्तों, यही है इसका 7वां पैसेज। अब चलिए चलते हैं 8वें पैसेज की तरफ। यही 7वां पैसेज सबसे छोटा है, बाकी जितने भी पैसेज हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। कम से कम ये 3-4 पार्ट में लेसन होने वाला है। तो चलिए 8वें पैसेज की तरफ चलते हैं। The journey from the fire of Sai's building to his door was a voyage between continents। तो जो जर्नी थी शाहिद के बिल्डिंग के हॉल से उनके कमरे की जो जर्नी थी, वो 2 महाद्वीपों के बीच की समुद्री यात्रा की जर्नी जैसी थी। ऑन द वे अप द रिच फ्रेगनेंस ऑफ रोगन जोश एंड हॉक वुड इन्वेड द डोर ग्रे इंटीरियर ऑफ एलिवेटर। तो ऑन द वे अप, जब वो लोग ऊपर जा रहे होते हैं, तो जो रिच फ्रेगनेंस होता है, जो काफ़ी अच्छी खुशबू होती है रोगन जोश और हॉक की, वो एलिवेटर मतलब आप कह सकते हैं लिफ्ट के आंतरिक अंधेरे तक जाती थी। मतलब एलिवेटर में भी उसकी खुशबू जाती थी रोगन जोश और हॉक की। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। तो उसके कमरे के बाहर मतलब बैकग्राउंड में जो सॉन्ग्स और वॉइस जो इको करती रहती थी, गूंजते रहते थे। इवन द रिंगिंग बेल्स ऑफ डोरबेल हैड एन ओडली म्यूजिकल साउंड। तो यहाँ तक कि जो रिंगिंग ऑफ द डोरबेल
डोरबेल जो बजते थे वो सारी चीज़ें ऐसे लगता था जैसे संगीत के सुर थे। मतलब कि जो बैकग्राउंड में जो सॉन्ग्स आते थे, वॉइसेस आती थी उसके अपार्टमेंट में बैकग्राउंड से बाहर से, और जो रिंगिंग बेल्स होते थे मतलब डोरबेल जो होते थे उनकी आवाज़ ऐसे लगती थी जैसे संगीत के सुर थे, म्यूजिकल साउंड्स थे। शाहिद सडनली वुड अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर, तो शाहिद अचानक दिखाई देता था, अंदर आता था दरवाजे को खोलते हुए, रिलीजिंग ए क्लाउड ऑफ हिंग इन द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क ईयर। तो क्या करते हुए वो आता था, मतलब वो जब दरवाज़ा खोलता था तो हींग की खुशबू आ जाती थी, हींग की खुशबू कमरे में फैल जाती थी। इन द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क ईयर, न्यूयॉर्क एयर, न्यूयॉर्क के ठंडी हवाओं में हींग की खुशबू छा जाती थी। ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई क्लैपिंग हिज हैंड्स, तो वो चिल्लाता था, मतलब ताली बजाते हुए वो कहता था कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा ये सुगंध है, हींग की सुगंध के बारे में बात कर रहा है। हाउ हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुसलमान, मुसलम, मुस्लिम, आप सिंपल बोल सकते हैं मुस्लिम। तो वो कहता था, हैंड्स मतलब ताली बजाता था और कहता था कि हाउ नाइस दैट यू हैव कम, कितना अच्छा है कि तुम लोग अपने इस छोटे मुसलमान भाई को मिलने के लिए आए। इनवेरिएबल देयर वुड बी सम हाफ डजन आर मोर पीपल गैदर्ड इनसाइड, तो निरंतर लगातार, इनवेरिएबल मतलब लगातार, मतलब हमेशा उसके घर में आधा दर्जन या उससे ज़्यादा लोग अंदर इकट्ठे रहते थे, जो जिसमें पोएट्स, स्टूडेंट्स, राइटर, रिलेटिव्स, ये सारे लोग रहते थे। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग आर मेकिंग टी, और किचन में हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना रहा होता था। almost to the very end, even as his life was being consumed by his disease, तो अंत तक, मतलब उसके लाइफ के अंतिम पड़ाव तक भी, जब उसका जीवन रोग से कंज्यूम हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। तो क्या था, ही वॉज द सेंटर ऑफ ए परपेचुअल कार्निवाल एंड एंडलेस मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोइट्री। तो वो जो है हमेशा एक उत्सव के जैसा, परपेचुअल मतलब लगातार, सतत, और कार्निवाल मतलब कार्निवाल मतलब आनंद उत्सव, तो वो लगातार आनंद उत्सव का सेंटर था। एंड एंडलेस टॉक, एंडलेस मेला ऑफ टॉक, एंडलेस मेला का मतलब ना समाप्त होने वाले बात के मेले का भी वो सेंटर था अपने लाइफ के अंतिम पड़ाव तक। लाफ्टर का भी वो सेंटर था। फूड एंड ऑफ कोर्स द पोइट्री, फूड का भी वो सेंटर था और पोइट्री का भी सेंटर था। कौन? शाहिद। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी वो लगातार आनंद उत्सव का वो केंद्र था, चाहे वो पोइट्री का हो, चाहे वो लाफ्टर का हो, चाहे फूड का हो, और चाहे एंडलेस मेला ऑफ टॉक मतलब अनंत बातों वाली जो बातूनी बातें होती थी उन सब का वो केंद्र था। नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर, शाहिद वाज नेवर सो डिस्ट्रैक्ट एज लू टू ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इवनिंग मील, तो कितने भी लोग उसके घर पर हों, शाहिद कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, भूलता नहीं था कि उसके घर में शाम के लिए क्या बन रहा है, उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो कभी नहीं भूलता था, मतलब उस पर उसका हमेशा शाम के खाने पर ध्यान बना रहता था। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू साउथ डायरेक्शन हु वाज इन द किचन, तो समय समय पर वो कभी नहीं भूलता था। हाँ, वो हमेशा इंटरप्ट खुद को करता रहता था, किस चीज़ के लिए? आदेश देने के लिए, जो किचन में खाना बना रहा होता था उसको आदेश देता रहता था समय समय पर। यस नाउ ऐड द दही नाउ, तो वो कहता था हाँ अब दही ऐड कर दो, दही डाल दो। इवन व्हेन हिज आई साइट वाज फेलिंग, यहाँ तक कि जब उसकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही थी, जा रही थी, हु कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, तो वो सिर्फ स्मेल करके, सूंघ के बता सकता था एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैज़ रीट, कि किस स्टेज पर रोगन जोश
पहुंच चुका है, मतलब किस स्टेज पर है, मतलब अब उसमें क्या फ्लेवर ऐड करना चाहिए, पकने वाला है या नहीं, या पकने के कगार पर है, वो सारी सिर्फ स्मेल करके बता सकता था कि रोगन जोश किस पोजीशन पर पहुंचा हुआ है। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड, तो जब चीज़ें मतलब जो पक रही होती थी, जब एग्जैक्ट स्टेज पर पहुंच जाती थी जहां पर उनको होना चाहिए था, मतलब जिस चीज़ पर वो पक के तैयार हो जाती हैं, ही वुड स्निफ देयर एंड क्राई आउट लाउड, आह खाना का क्या महक है। तो जब वो फाइनली पककर तैयार हो जाती थी तो वो सिर्फ सूंघता था, हवा में सूंघता था और चिल्लाता था और कहता था, आह क्या खाना बना है, आह क्या खाने की महक है, खाने की महक कितनी अच्छी है। तो आज हम यही 4 पैसेज पढ़ेंगे। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम 4 और पैसेज पढ़ेंगे जो वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ये चैप्टर काफ़ी मतलब लंबा भी है और थोड़ा टफ भी है, तो इसी वजह से टाइम लग रहा है। तो चलिए समाप्त करते हैं।